बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम पर करोड़ों दरूद व सलाम। आज के सबक का उन्वान मकतूबात गालिब है, जिसके मुसन्निफ़ मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब है। सबक नंबर 9 है। मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम असदुल्ला बेग ख़ान था। आपके वालिद अब्दुल्ला बेग थे। आपके वालिद बरतानवी फ़ौज में अफसर थे। आप 27 दिसंबर 1957 में आगरा में पैदा हुए। गालिब बचपन ही में यतीम हो गए थे। उनकी परवरिश इनके चचा मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग ने की। 8 साल की उम्र में इनके चचा भी फ़ौत हो गए। नवाब अहमद बख्श ख़ान ने मिर्ज़ा के ख़ानदान का अंग्रेज़ों से वजीफ़ा मुकर्रर करा दिया। 1850 में बहादुर शाह ज़फ़र ने मिर्ज़ा गालिब को नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क निज़ाम जंग का ख़िताब अता फ़रमाया और ख़ानदान तैमूरिया की तारीख़ लिखने पर मामूर कर दिया। गालिब ने 15 फरवरी 1869 को इंतकाल किया। मिर्ज़ा गालिब फ़ारसी और उर्दू के अज़ीम शायर और नसर निगार हैं। उर्दू नसर के नमूने उनके ख़तूत में मिलते हैं, जिनका एक मजमुआ इनकी ज़िंदगी में ऊदे हिंदी के नाम से 1867 में शाया हुआ और 1829 में उर्दू मुअल्ला, फिर 20वीं सदी में ख़तूत के मुतअद्दिद मजमुए शाया हुआ। सबक के मुश्किल अल्फाज की तरफ आते हैं। कुछ तौज़ीहात। मिर्ज़ा गालिब का पहला ख़त अपने एक शागिर्द मीर मेहदी हुसैन मजरू के नाम है। ख़त का मतन इस तरह से है कि शुरू में ये कहा जा रहा है, ना तुम मुजरिम ना मैं गुनहगार, तुम मजबूर मैं नाचार, लो अब कहानी सुनो मेरी सरगुज़श्त मेरी ज़ुबानी सुनो। इसका मतलब यह है कि मिर्ज़ा गालिब अपनी मजबूरी का इजहार कर रहे हैं कि एक वक्त वो था कि मिर्ज़ा गालिब अपने शागिर्दों के साथ जो है वो यहाँ पर शहर के अंदर मुकीम थे और मेल जोल शागिर्दों के साथ रहा करता था। अब ये मामला आ चुका है कि जो इनके शागिर्द हैं या इनके जो दोस्त वगैरह हैं वो सारे अलग-अलग हो चुके और शहर बदर कर दिए गए अक्सर। उन्हीं में से एक शागिर्द थे मीर मेहदी हुसैन मजरू, जिन्हें ये ख़त लिखा जा रहा है। इन्हें भी शहर बदर कर दिया गया, जिसके बाद मिर्ज़ा गालिब ये लिख रहे हैं कि ना तुम मुजरिम ना मैं गुनहगार। मतलब ये है कि तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं, मेरा भी कोई कसूर नहीं, तुम भी मजबूर हो, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो अब कहानी इस तरह से है कि नवाब मुस्तफ़ा ख़ान बामियाद 7 बरस कैद हो गए थे। तो नवाब मुस्तफ़ा के जहांगीराबाद के ये एक ज़मींदार थे, रईस थे, तो इन्हें हुकूमत वक्त की तरफ से कैद की सज़ा दे दी गई थी 7 बरस के लिए। सज़ा इस वजह से थी क्योंकि इन पर ये इल्ज़ाम था कि इन्होंने बगावत के अंदर हिस्सा लिया या फिर बगावत के लिए उकसाया है, तो इसलिए इन्हें 7 बरस की कैद हो गई। अब ये हुआ कि इन्हें रिहाई का हुक्म तो मिल गया, लेकिन मिर्ज़ा साहब ये लिख रहे हैं कि जहांगीराबाद की ज़मींदारी और दिल्ली की इमलाक, पेंशन वगैरह, इन सब के बारे में अभी कोई हुक्म जारी नहीं हुआ। नवाब मुस्तफ़ा ख़ान ना चाहते हुए भी मेरठ में एक दोस्त के मकान में ठहरे हैं। वहाँ पर इनकी तबीयत नासाज थी, तो मिर्ज़ा साहब ने यह लिखा कि मैंने डाक में बैठकर फ़ौरन से मेरठ का रुख इख्तियार किया और मेरठ में गया, इनको देखा, वहाँ पर 4 दिन वहाँ पर रहा, फिर डाक में अपने घर में वापस आ गया। तारीख़ आने जाने की याद नहीं है, मगर यह है हफ्ता को गया था और मंगल को वापस आया। आज बुध है, 2 फरवरी है, मुझको आए हुए 9वां दिन हो चुका। इंतज़ार में था कि तुम्हारा ख़त आए तो इसका जवाब लिखा जाए। आगे इस शहर के हालात बयान कर रहे हैं मिर्ज़ा गालिब, अपने शहर दिल्ली के। वो कहते हैं कि रोज़ इस शहर में एक हुक्म नया होता है, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या होता है। मेरठ से आकर देखा कि यहाँ बड़ी शिद्दत है। पराए तो पराए, जो अपने हैं उनकी पासबानी के ऊपर भी एतराज़ात ये उठा रहे हैं कि लाहौरी दरवाजे के थानेदार मुंडा बिछाकर सड़क पर बैठा रहता है। जो भी शख्स बाहर से आता है किसी दूसरे शहर से, उसे उठाकर हवालात में भेज दिया जाता है। हाकिम से 5-5 बैद लगते हैं, बैद मतलब कोड़े वगैरह लगते होंगे, ये छड़ियाँ लगती हैं, तो 2 रुपये जुर्माना भी लिया जाता है, 8 दिन कैद रहता है। इसके बाद सब थानों पर यह हुक्म जारी हो गया कि कोई भी बग़ैर टिकट के शहर के अंदर नहीं रहेगा। टिकट से मुराद ये है कि एक इजाज़तनामा तलब किया जाता था हुकूमत वक्त की तरफ से
जिसके पास वो इजाज़तनामा होता वही शहर के अंदर रह सकता था। तो 5000 टिकट ऐसे थे जो हुकूमत की तरफ से जारी किए गए और उनमें से एक टिकट मिर्ज़ा गालिब को भी दिया गया था, जिसके नतीजे में मिर्ज़ा गालिब जो हैं वो शहर के अंदर रह रहे थे। मिर्ज़ा साहब ने अपने ख़त के अंदर कर्नल ब्रोन लिखा। ये लफ्ज़ ब्रोन नहीं है, कर्नल बर्न। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई तो उसके तहत कर्नल बर्न कंपनी के गवर्नर बन के आए थे। तो उनसे मिर्ज़ा साहब ने इजाज़त तलब कर ली कि वो शहर के अंदर रह सकते हैं, और तभी से मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मैं शहर से निकाला भी नहीं गया और शहर से मैं कहीं गया भी नहीं, तो लिहाजा यहाँ पर ही हूँ और यहाँ पर ही मैं रहूँगा। आखिर पर फिर इन्होंने दुआ सलाम वगैरह दिया। अज़ीज़ तलबा, दूसरा ख़त मिर्ज़ा गालिब का हरगोपाल तफ्ता के नाम है। हरगोपाल तफ्ता मिर्ज़ा गालिब के एक शागिर्द हैं। 1857 की जंग आज़ादी के बाद कई लोग ऐसे थे जिन्हें शहर से बदर कर दिया गया था, उन्हीं में से मिर्ज़ा हरगोपाल तफ्ता भी हैं। मिर्ज़ा साहब शुरू में ये कहते हैं कि तुम सच कहते हो कि बहुत मुसवदे इस्लाह के वास्ते फ़राहम हुए हैं, मगर ये ना समझना कि तुम्हारे ही कसायद पड़े हैं। नवाब साहब की गज़लें भी इसी तरह धरी हुई हैं। नवाब साहब से मुराद यहाँ पर नवाब ज़ियाउद्दीन नैयर हैं, जिन्हें मिर्ज़ा गालिब ने अपना खलीफा अव्वल मुकर्रर किया था। तो मिर्ज़ा साहब ये कहते हैं कि तुम्हारे मुसवदात ही नहीं पड़े हुए, बल्कि नवाब साहब की गज़लें भी ऐसे ही धरी हुई हैं। आगे इस ख़त के अंदर जो बुनियादी बात की गई है वो बरसात का जिक्र है। 1864 में दिल्ली शहर के अंदर लगातार बारिशें हुई, यहाँ तक कि बारिशों का सिलसिला तकरीबन 3 माह तक जारी रहा। कोई घर ऐसा नहीं था जो कि जिसकी छत ना टपक रही हो, यहाँ तक कि मिर्ज़ा साहब का जो अपना मकान था वो उसकी छत भी टपक रही थी। तो मिर्ज़ा साहब यहाँ पर इस ख़त के अंदर ये बता रहे हैं कि ऊपर वाला जो बाला खाना है वहाँ पर मैं रहता हूँ, सिर्फ वो गिरा नहीं है। इसमें एक बात यहाँ पर मिर्ज़ा साहब ने ये की है कि 3 माह तक कश्ती नूह में रहने का इत्तफ़ाक़ हुआ। कश्ती नूह से मुराद तलमी बयान की गई मिर्ज़ा गालिब की तरफ से। कश्ती नूह से मुराद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म मिला था कि आप कश्ती में सवार हो जाएं और अपने तमाम पैरोकारों को कश्ती के अंदर बिठा लें। आगे मिर्ज़ा गालिब ने नवाब मुस्तफ़ा ख़ान की बीमारी का जिक्र किया। तो नवाब साहब यहाँ पर आए हुए हैं तो बीमार हैं। हकीम एहसनुल्लाह ख़ान उनके मुआलिज हैं। फसद हो चुकी है। फसद का एक तरीक़ाकार था इलाज का कि जिस्म की मुख्तलिफ रगों में खून निकाला जाता। उसके अलावा दूसरा लफ्ज़ है जोंकें लग चुकी हैं। बीमार के जिस्म के ऊपर जोंकें रखी जाती थी, वो खून चूसती थी। तो इस तरह से ये होता है कि जो बीमार है वो उसका जो इजाफी खून जो बीमारी का सबब बन रहा है वो खून जोंकें चूस लेती। अब मुसल की फ़िक्र है। मुसल से मुराद पहले मैदा साफ़ किया जाता, उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर इलाज शुरू किया जाता। इसके अलावा मिर्ज़ा गालिब ने एंड पर अपना बयान किया कि मैं बड़ा नातवा हो चुका हूँ, उठा भी नहीं जाता, बैठा भी नहीं जाता। अगर कोई शख्स आ जाए तो उससे फिर मजबूरी के तहत उठकर उसका खैर मकदम करना पड़ता है, वरना तो लेटे लेटे ख़त लिखता हूँ, लेटे लेटे मुसवदात लिखता हूँ। पेपर के अंदर आपको इसका खुलासा नहीं आता, इसकी अबारतों की तशरीह आती है। इस सबक की MCQs बड़े अहम हैं, तो लिहाजा जो अबारतें अहम हैं वो यहाँ पर मैं आपके लिए दे रहा हूँ ताकि आप इसे पढ़ लें, अच्छे तरीके से याद कर लें। ये अबारत नंबर 1 है पहले ख़त की, उसके अलावा ये उसकी तशरीह है। फिर आगे ये दूसरी इबारत है, ये उसकी तशरीह है। इसके आगे ये दूसरा ख़त और ये आगे उसकी तशरीह है। इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ लें, याद कर लें। सवालात आते नहीं हैं पेपर के अंदर, लेकिन सवालात MCQs की सूरत में आ सकते हैं। ये आगे MCQs हैं, टोटल 26 MCQs हैं इस सबक के। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।